हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका पर चर्चा करेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसे भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है, भारत के संविधान की कुंजी कहा जाता है। यानी कि इस प्रस्तावना जो भारतीय संविधान की कुंजी है, कुंजी कहने का अर्थ ये है कि जैसे भारत के संविधान में जिन जिन प्रावधानों की चर्चा की गई है, जो हमारा संविधान का उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को संक्षिप्त रूप में, सारगर्भित रूप में प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। इसीलिए इसको हम संविधान का सार तत्व भी कहते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इसे प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। यानी कि 22 जनवरी 1947 से ये उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में स्वीकृत हुआ। इसे स्वीकार किया गया है संविधान सभा द्वारा। दोस्तों, संविधान सभा जो कि हमारे संविधान निर्मात्री सभा थी, संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया। काफ़ी लंबे वक्त तक कई दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों पर अध्ययन करने के बाद हमारा भारतीय संविधान निर्मित हुआ। तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को ही जो नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, इसे हमने यानी हमारी संविधान सभा ने संविधान की उद्देशिका के रूप में स्वीकार कर लिया। दोस्तों, उद्देशिका या प्रस्तावना, जैसे आप कोई किताब खरीदते हैं, कोई भी किताब खोलते हैं तो देखते हैं कि उसका पहला पेज जो होता है उस पर प्रस्तावना, भूमिका या जो भी कुछ लिखा रहता है। तो ठीक उसी तरह से हमारे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो संविधान उस किताब की प्रस्तावना की तरह ही है। तो किसी भी किताब की प्रस्तावना या भूमिका में क्या होता है, उसमें यही लिखा जाता है कि पूरी किताब में हमने क्या, या लेखक ये कहता है कि प्रस्तावना में कि हमने पूरी किताब में क्या देने के लिए इस किताब को लिखा है, क्या क्या हमारे किताब के मुख्य तत्व हैं। उन तत्वों को संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में, किताब की प्रस्तावना में संक्षिप्त रूप में दे दिया जाता है। ठीक वैसे ही हमारे संविधान निर्माताओं ने एक उद्देशिका को इस संविधान की कोर तत्व या मूल तत्व या सार तत्व के रूप में उद्देशिका को प्रस्तुत किया। उद्देशिका को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। आत्मा क्या होती है? इस शरीर, नश्वर शरीर का एक ऐसा हिस्सा जो उसमें प्राण तत्व को संचालित करता है। उसी प्राण तत्व के माध्यम से ये पूरा शरीर मानव का, जीव का, जंतुओं का चलता है। ठीक उसी तरह से ये संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इन्हीं उद्देशिका के आधार स्तंभों पर ही प्रस्तावना, हमारा संविधान टिका हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारा संविधान उद्देशिका के आधार स्तंभों पर ही आश्रित है। अगर उद्देशिका के किसी एक तत्व को भी हटा दिया जाए तो पूरा संविधान रूपी हमारा महल जो है गिर जाएगा, ढह जाएगा। अर्थात जो उद्देशिका के मूल तत्व हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व,
ये जो मूल तत्व हैं संविधान के या हमारी उद्देशिका के, इन्हीं पर हमारा पूरा संविधान लोकतंत्र आधारित है। अगर ये तत्व उद्देशिका से निकाल दिया जाए या फिर संविधान से हटा दिया जाए तो फिर हमारा लोकतंत्र गणराज्य समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेरुबारी मामला 1960 में, ये मामला 1960 में आया। बेरुबारी मामला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मामला इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान की व्याख्या के लिए अथवा अस्पष्टता के लिए आवश्यक है। यानी कि इस मामले में, बेरुबारी 1960 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन उद्देशिका के महत्व को उजागर किया। उन्होंने कहा कि संविधान की स्पष्टता के लिए, संविधान की व्याख्या के लिए उद्देशिका का महत्व है। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि किस ईयर में या किस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उद्देशिका के महत्व को व्याख्यायित किया गया, तो आप क्या समझेंगे? ये बेरुबारी मामला 1960, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवश्यक, ये संविधान का अंग नहीं है, लेकिन संविधान की व्याख्या के लिए इसकी आवश्यकता है, इसका महत्व है। ठीक है, इसके बाद अगला मामला आया केशवानंद भारती का मामला। केशवानंद भारती मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला है। 1973 में एक मामला, ये केशवानंद भारती मामला 1973 में आया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है। यानी कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का अंग स्वीकृत कर लिया, मान लिया। और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि उद्देशिका में चूंकि ये संविधान का अंग है, इसलिए उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये संविधान का अंग है तो स्वाभाविक है कि इसमें संशोधन अन्य प्रावधानों के तहत के साथ साथ उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत उद्देशिका में, आर्टिकल 368 के अंतर्गत उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पहली बार उद्देशिका में संशोधन किया गया। पहली बार संशोधन किया गया उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, और पहली बार किया गया, और अभी तक दोबारा कोई संशोधन उद्देशिका में नहीं किया गया है। तो पहली बार और एकमात्र संशोधन उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया है। ठीक है, क्या संशोधन किया गया? इस संशोधन के माध्यम से समाजवादी
पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये 3 शब्द उद्देशिका में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब संविधान का जो हमारा मूल प्रारूप, जो उद्देशिका का हमारा जो मूल प्रारूप है, जो ये आपके सामने उपस्थित है, जो आज वर्तमान में है, इसका मूल जो है, मूल स्वरूप जो है 1976 के संशोधन अधिनियम के द्वारा ही प्राप्त हुआ। उससे पूर्व ये तीनों शब्द पूछा जा सकता है कि 1976 के संशोधन द्वारा किस किस शब्दों को, किन किन शब्दों को उद्देशिका में जोड़ा गया, तो आप देख सकते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ठीक ऐसे ही पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि इनमें से कौन से शब्दों को शामिल नहीं किया गया, इसमें से 2 दे सकता है, 1 हटा सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये 3 शब्द जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द संविधान की उद्देशिका में 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए। ठीक है, तो हमारे संविधान का जो मूल स्वरूप है, ये जो आज हमारा जो स्वरूप दिखा है, वो हमें 1976 में प्राप्त हुआ। भारत के संविधान की उद्देशिका में जो भारत की संविधान की जो मूल तत्व हैं, सार तत्व हैं, उनको ही इसमें संक्षिप्त रूप में, सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया गया है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा कि भारत का संविधान उद्देशिका का ही अमूर्त रूप है, मूर्त रूप है। यानी कि जो उद्देशिका है संक्षिप्त रूप में है, इसके जितने उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं उद्देशिका के, इन्हीं को मूर्त रूप दे करके हमारा संविधान निर्मित किया गया। एक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान अर्नेस्ट बार्कर महोदय ने उद्देशिका को पढ़ करके ये बताया, उन्होंने कहा कि जब हमने पहली बार, अर्नेस्ट बार्कर, ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। इन्होंने कहा कि जब मैंने इसे पढ़ा, अर्थात जब मैंने उद्देशिका को पहली बार पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं अपनी किताब में जो कुछ भी देना चाहता था वो इसमें संक्षिप्त रूप में पहले से ही दिया जा चुका है। वो इस उद्देशिका को पढ़ करके बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस तरह के उद्गार उनके मुख से व्यक्त हुआ जो उन्होंने उद्देशिका की प्रशंसा में कहे। तो ये उद्देशिका है और इस उद्देशिका के क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या इसमें कहा गया है, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। ठीक है, अब देखिए हम उद्देशिका को एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को, जैसा कि आपको पता है कि संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत की जनता के तरफ से इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। ये हमारे संविधान की उद्देशिका है। अब उद्देशिका के हम प्रावधानों को चर्चा करते हैं कि क्या क्या इसमें प्रावधान है और क्या हमें उद्देशिका से क्या हमें उद्देश्य या उद्देशिका क्या क्या लक्ष्य हैं वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं,
इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उद्देशिका में कई बातें की गई हैं, जैसे उद्देशिका में निहित तथ्य या सार तत्व क्या क्या है, यानी कि उद्देशिका हमें क्या क्या बताती है, क्या इसके प्रावधान है, इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहली लाइन क्या हमारी है। सबसे पहली हमारी लाइन है हम भारत के लोग। इसका क्या मतलब हुआ? हम भारत के लोग, जैसे हम कहते हैं कि हम का मतलब हुआ कि हम लोग, यानी संपूर्ण भारत के नागरिक, हम भारत के लोग। इस शब्द का मतलब ये हुआ भारत के लोग हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या हुआ? हम भारत के लोग कहने का सेंस ये था कि संविधान का मूल स्रोत क्या है। संविधान का मूल स्रोत क्या है? तो वो है भारत के लोग। भारत के लोगों ने ही संविधान को बनाया, संविधान को की संरचना करी। इसका मतलब कि जो संविधान का मूल स्रोत है वो क्या है? भारत के लोग है, यानी कि भारत के नागरिक हैं। तो इसलिए हमसे पूछा जाता है प्रश्नों एग्जाम में, हम परीक्षा आप देते समय देखेंगे, पूछा जाता है कि भारत में संप्रभुता किसके पास है? संप्रभु कौन है? यहाँ पे दे दिया जाए संसद, यहाँ पे दे दिया जाए सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे दे दिया जाए कार्यपालिका, और यहाँ पे दे दिया है जनता। तो इस प्रश्न में क्या उत्तर होगा? भारत में संप्रभु कौन है? तो आपका उत्तर होगा भारत की जनता, क्योंकि भारत की जनता ही इस संविधान का मूल स्रोत है। इस संविधान को ये शक्ति जो है भारत की जनता से ही प्राप्त हुई है, इसलिए भारत की जनता क्या है? संप्रभु है। हम भारत के लोग कहने का अर्थ यही हुआ कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, और भारत में संप्रभुता किसके पास है? जनता के पास है। ठीक है, अब देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? जैसे कि संप्रभुता का अर्थ ये होता है कि हम संप्रभुता में बाह्य एवं आंतरिक, बाह्य एवं आंतरिक किसी भी प्रकार की कोई भी बाध्यता या कोई भी शक्ति भारत की सरकार, यानी भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात भारत पर न किसी प्रकार का बाह्य शक्ति कोई दबाव डाल सकती है, ना ही कोई आंतरिक शक्ति, यानी भारत पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न, यानी कि प्रभुता, सर्वशक्तिमान कौन है? भारत सर्वशक्तिमान है। दुनिया में कोई भी संस्था या कोई भी देश इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता, कोई अपनी बाध्यता आरोपित नहीं कर सकता। प्रभुत्व संपन्न का यही सेंस होता है। अगला शब्द है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवाद बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसके अनेक तरह की व्याख्याएं हैं। हम संक्षिप्त में देखते हैं कि समाजवादी का मतलब क्या हुआ। समाजवाद का मतलब होता है, समाजवाद का सेंस यहाँ संसाधनों एवं आय का न्यायपूर्ण वितरण,
न्यायपूर्ण वितरण संसाधनों एवं आय का, यानी कि जो भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संसाधन हैं और जो आय प्राप्त होती है उनका एक न्यायपूर्ण वितरण हो, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अधिकार होगा संसाधनों पे एवं आय के साधनों पे। इसे हम समाजवाद कहते हैं। तो समाजवादी बनाने का सेंस ये था कि समाजवादी सरकारें उस समय हावी थी, उन समाजवादी सरकारों ने ही जो है 42वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया था, उसी में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो उन्होंने अपने जो राजनीतिक विचारधारा है उसके अनुरूप जो है समाजवादी शब्द को इस संविधान में प्रस्तुत किया। अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब हुआ? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष दोनों समान चीज़ें हैं। इसको हम संक्षिप्त में समझते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है पंथ, संप्रदाय या धर्म, यानी कि भारत की सरकार पंथ, संप्रदाय या धर्म यानी कि किसी भी एक पंथ, संप्रदाय या धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यानी कि वो क्या होगा? तटस्थ होगी। लेकिन ये तटस्थता यूरोपीय यानी पश्चिमी पंथ निरपेक्षवाद के समान हमारे यहाँ नहीं है। पश्चिमी निरपेक्षवाद में पंथ निरपेक्षवाद में जो क्या है, विचारधारा में क्या है, वहाँ पे ये कहा गया है कि धर्म एवं राजनीति दोनों अलग है। वहाँ पे धर्म एवं राजनीति को अलग अलग कर दिए गए। वहाँ पे किसी भी प्रकार का, सरकार का किसी भी प्रकार से धर्म और संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ, चूँकि हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म से प्राचीन काल से ही हमारे धर्म का प्रभाव हमारे देश में अधिक रहा है, हमने अपने धर्म के अनेक धर्मों के लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लिया सरकार ने। यानी सरकार जो हमारी है वो प्रत्येक धर्म के मानने वाले लोगों के विश्वास, उपासना, अभिव्यक्ति को बरकरार रखेगी, संरक्षित रखेगी, लेकिन किसी भी एक धर्म के पक्ष को बढ़ावा नहीं देगी और ना ही किसी एक धर्म के प्रति किसी प्रकार का कोई भेदभाव बरतेगी। हमारा पंथ निरपेक्ष का अर्थ हमारा एक सकारात्मक वे में है। सकारात्मक इसलिए है कि हम प्रत्येक धर्म को, प्रत्येक संप्रदाय को बढ़ने में, आगे बढ़ने में सहयोग कर सकते हैं। किसी भी संप्रदाय या धर्म के प्रति हमारा कोई भेदभाव नहीं होगा। इसलिए हमारा पूर्व पश्चिम के विचारधारा से हमारा पंथ निरपेक्षता अलग है और काफ़ी सकारात्मक है। अगली बात जो कही गई, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र आप जानते हैं लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब यही हुआ कि जहाँ जनता का शासन हो। लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु होती है, जनता ही द्वारा निर्वाचित सरकार ही शासन करती है। लोकतंत्र हमारे यहाँ हमारी आज़ादी के बाद लोकतंत्र ही स्वीकार किया गया। गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या होता है? एक होता है राजतंत्र और एक गणराज्य। राजतंत्र में आनुवंशिक राजा प्रमुख होता है, ठीक है। यहाँ पे जो राजा होगा वो आनुवंशिक होगा और उसी के विरासत परिवार के लोग उस वहाँ सत्ता का संचालन करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, राष्ट्र का प्रमुख जो है वो कोई व्यक्ति जनता द्वारा चुना जाएगा। गणतंत्र का सीधा साधा अर्थ यही होगा कि जो भी इस राष्ट्र का प्रमुख होगा वो जनता द्वारा निर्वाचित होगा, न कि कोई आनुवंशिक राजा। राजतंत्र गणतंत्र में यही अंतर है। हमारे यहाँ देखते हैं आपके, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति जो है, हमारे राष्ट्र प्रमुख है, वो जनता द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
हमारे सांसद विधायक मिल करके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो सांसद विधायक हमारे जनता के ही प्रतिनिधि हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो गणतंत्र है, हमारा जो शासन तंत्र है वो गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, न कि राजतंत्र है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी ये हमारा उद्देश्य था। ये जितने अभी हमने देखे ये सारा हमारा उद्देश्य था, उसको बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये ऊपर हमने देखा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भारत के संसदीय प्रणाली या भारत को बनाने के लिए इस तरह की बात की गई। तथा अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे अभी तक क्या था, भारत के स्वरूप की बात की जा रही थी कि भारत को हम कैसा बनाना चाहते हैं, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी इसको ये सारे स्वरूप में बदलने के लिए भारत को, तथा इतना हम करेंगे, तथा उसके समस्त नागरिकों को। अभी तक हमने देखा कि भारत को कैसा बनाने के लिए बात की जा रही थी, अब भारत के नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं दी जाने वाली है, क्या क्या उद्देश्य, हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है, उसका भी वर्णन हमारे उद्देशिका में पूरी तरह से किया गया है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। कहा गया है न्याय की बात की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये राजनीतिक मूल्य हैं जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से ये शब्द उपजे हैं। ये जो मूल्य है हमारे, ये मूल्य कहाँ से उत्पन्न हुए? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से ये मूल्य उपजे, और ये मूल्य दुनिया के प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में आज व्याप्त हैं। आज सर्वाधिक जो राजनीतिक मूल्य हैं जो दुनिया के हर देश में लागू हैं, वो यही है। तो हमारे देश में भी, चूँकि हमारा संविधान लोकतंत्रात्मक संविधान है, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाई गई है, और हमारा संविधान बाद में बना, तो हमारे संविधान पर भी ये प्रभाव पड़ने, क्योंकि ये मूल तत्व हैं जो जनता के अधिकार के रूप में भी हैं, तो इन्हें भी हमारे संविधान में दिया गया। न्याय में क्या क्या दिया गया? न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया जनता को। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये स्वतंत्रता। विचार, स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें क्या मिला? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई। यानी कि हम अपने कोई भी विचार दे सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है हमें। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें मिली है। हम किसी भी विश्वास को कायम रख सकते हैं। किसी भी धर्म को मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं, और किसी भी धर्म की, किसी भी रीति रिवाज की उपासना करने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं। ये हमें स्वतंत्रता दी गई। इसीलिए हम अनेक संप्रदाय, अनेक पंथ, हिंदू धर्म में भी आपने देखा होगा, वैष्णव, शैव, शाक्त, तमाम तरह के संप्रदाय हैं, वो सब लोग स्वतंत्र हैं अपने मानने के लिए। कबीर पंथी, निर्गुण पंथी, ठीक उसी तरह से मुस्लिम धर्म में शिया, सुन्नी, कई तरह के प्रावधान है। तो ये सारे हमें स्वतंत्रता है कि हम किसी भी धर्म उपासना, किसी भी संप्रदाय, पंथ को मान सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता मिली है। समानता में के अंतर्गत क्या मिला? प्रतिष्ठा, अवसर, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। इसका क्या अर्थ हुआ कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति
छोटे से लेकर के ऊपर तक के पद, यानी कि समूह घ से लेकर के राष्ट्रपति तक के किसी भी पद को प्राप्त कर सकता है। हमारा संविधान ये हमें समानता देता है कि वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति होगा, वो किसी भी पद को और किसी भी अवसर को, किसी भी जैसे सरकारी नौकरी में किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। उसको जो है उसको हर व्यक्ति को समानता दिया गया, समान अवसर दिया जाएगा ताकि वो व्यक्ति अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए कोई भी पद प्राप्त कर सके। ये हमने समानता हमें हर व्यक्ति को, हर नागरिक को दी गई। बंधुत्व क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए ये सारी चीज़ें कैसे प्राप्त होंगी, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति या मानव इस प्रकृति के सबसे अनमोल प्राणी है और उसकी अपनी एक गरिमा है, उसके मूलभूत अधिकार हैं। उस व्यक्ति की उस गरिमा को, मानवता की गरिमा को बनाए रखने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। आप ध्यान दिए होंगे कि पहले संविधान, मूल संविधान में क्या था, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता की बात नहीं की गई थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में भाषा धर्म संप्रदाय को लेकर के काफ़ी दंगे वगैरह होने लगे, तो ये जोड़ा गया संविधान में, इसलिए अखंडता शब्द को जोड़ा गया। किसी भी क्षेत्र को भारत के संविधान से अलग, भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को। यानी कि हमारे जो राष्ट्र की जो कई भागों में विभाजित हुआ, पहले से ही अन्य भागों, कई भागों में विभाजित था, इसलिए उसकी एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए, अखंडता को सुनिश्चित कराने के वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, यानी कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसे सुनिश्चित रहेगी, उसके लिए बंधुता चाहिए। बंधुता बढ़ाने के, बंधुता का मतलब क्या होता है? भाईचारा, प्रेम, आपस में हम सब लोग एक हैं, भारतीय हैं, सभी मिलजुल कर रहेंगे, ये बंधुता कहलाती है। तो बंधुता को बढ़ाने के लिए ये सारी जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता तभी सुनिश्चित हो सकती जब सब में बंधुता हो, भाईचारा हो। ये तमाम तरह के हमारे जो प्रावधान थे ये उद्देशिका में वर्णित हैं और ये हमारे संविधान के मूल उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संविधान कार्य कर रहा है और काफ़ी हद तक इस देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में संविधान का पूरा योगदान है। हमारे संविधान ने, हमारे राष्ट्र के निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शी सोच रखते हुए इस संविधान का निर्माण किया, जो आज भी भारत एकता और अखंडता के अनुसार, एकता और अखंडता की दिशा में अग्रसर है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित का मतलब जिससे हम किसी चीज़ को अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत का मतलब कि पूरे हृदय से, पूरे मनोयोग से उसको स्वीकार करना, ठीक है, तो अंगीकृत किया गया। अधिनियमित यानी कि उसको पूरी तरह से अधिनियम या उसको लिखित संविधान के रूप में अधिनियमित किया गया ताकि इसकी कोई गलत अतार्किक व्याख्या न हो, ये हमारा जो है। और आत्मार्पित, हम अपने आप को, हमारी अपनी आत्मा को, हम सब भारत के लोग अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं इस संविधान को। ये हमारा संविधान 26 को समर्पित किया गया और 26 नवंबर 1904 को भारत का संविधान जो है हमारे संविधान सभा द्वारा आत्मार्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी 1950 से आज तक अग्रसर है और भारत अपने विकास के रास्ते पर चला जा रहा है और एक वैश्विक छवि भारत की बनी हुई है। इसमें हमारे संविधान का पूर्ण योगदान है। दोस्तों, हमने उद्देशिका के बारे में समझ लिया। उद्देशिका को संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया।
26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और इसी दिन हमें हमारे संविधान सभा ने अंगीकृत अधिनियमित आत्मान्वित किया और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। ये हमारे उद्देशिका के प्रावधान थे। दोस्तों एक चीज़ और हमें इसमें ध्यान देना है, उद्देशिका को न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं माना जाता। प्रवर्तनीय से क्या अर्थ है? उद्देशिका, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, कई बार पूछा जाता है और फिर भी पूछा जा सकता है। न्यायालय में प्रवर्तनीय का क्या अर्थ हुआ? न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि इसको लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पे आप न्यायालय चले जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत आप संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय चले जाते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो मूल अधिकार जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय है। लेकिन उद्देशिका को लागू कराने के लिए, उद्देशिका के प्रावधानों को लागू कराने के लिए आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते, इसलिए उद्देशिका को प्रवर्तनीय नहीं माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में ये कहा है कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, सार तत्व है और उद्देशिका ही संविधान में जब भी जहाँ भी अस्पष्टता की बात आती है, संदेह की बात आती है, तो वहाँ पे हम उद्देशिका से ही सहारा लेते हैं। उद्देशिका के अनुसार ही आधारभूत ढांचे की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाई गई। ये आधारभूत ढांचे के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट सरकारों के कई मामलों को, कई कानूनों को अवैध घोषित करती रहती है। और ये आधारभूत ढांचा में क्या क्या आता है? आधारभूत ढांचे में सामाजिक आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अखंडता, लोकतंत्र, समाजवादी पंथ निर्भर, ये सारे प्रावधान उद्देशिका के आधारभूत ढांचे में शामिल है। केशवानंद भारती मामले में ही आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया कोर्ट ने, ठीक है। 1973 में ही आधारभूत ढांचे का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये हमारी उद्देशिका हो गई और उद्देशिका हमें, आई होप आपने काफ़ी बेहतर ढंग से उद्देशिका के सारे प्रावधानों को समझ लिया होगा और परीक्षा में आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। और परीक्षा के साथ साथ हमें देश के नागरिक होने के लिए भी संविधान की उद्देशिका, संविधान के बारे में जानना जरूरी है। हम एक एक करके संविधान के अन्य प्रावधानों को देखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।